हेलो स्टूडेंट्स। सो टॉपिक तो यार आपने देख ही लिया है, तो आपको पता है कि मैं बताने जा रहा हूँ 11th के वो टॉपिक्स जो कि 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 11th में हो और 12th में जा रहे हो तो इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे तो 12th में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर एडवांस की बात करें तो 10 लाख बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और 10,000 बच्चे अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो जो कट ऑफ जाती है वो मात्र 30% जा रही है। तो विडम्बना ये है कि 10,000 बच्चे, 10 लाख में से 10,000 बच्चे अपना 30% सिलेबस भी ढंग से नहीं कर पा रहे। सो इट मीन्स कि चीज़ों को ढंग से करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, सिलेक्टेड टॉपिक्स, और जहाँ चैप्टर होगा तो आई विल डिस्कस द चैप्टर। तो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को या फिर चैप्टर्स को अच्छे तरीके से आपने करना है और उसका इस्तेमाल जो है 12th में हो रहा होगा, 12th फिजिक्स के अंदर। ओके, क्लियर है। हालांकि 11th क्लास तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, ये जो हमारे अभी व्यूअर्स हैं, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी टाइम कम है या फिर अभी 11th में है, 12th में जाना है और 11th के फटाफट कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उनको रिवाइज करना चाहते हैं कम टाइम में। तो मैं पूरी 11th नहीं बताने जा रहा, तो ऑब्वियसली कम टाइम है तो लिमिटेड टॉपिक्स ही बताऊंगा। ठीक है, लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हालांकि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स नहीं आते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक 11th का कौन सा होना चाहिए, गैस करिए। इट इज बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स जो है ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं पर भी जैसे लेट अस सपोज जैसे 12th के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे कुछ दे रखी है आपको, E0 x² I कैप, और एक डायपोल है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है। तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, ग्राफ, साइन थीटा, कॉस थीटा, पैराबोला, ये सारे आपके कमांड पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बेसिक मैथ्स सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, बेसिक मैथ्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स। क्योंकि 12th के अंदर हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज दिया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया तो भाई बताओ इसका पाथ कैसा होगा। तो इसका जो पाथ है, अगर मान लीजिए वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन से 0 या 180 डिग्री एंगल नहीं बनाती, तो ऐसे में जो पाथ होगा दैट विल बी पैराबोला। यानी कि सारी की सारी जो आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हैं वो लगने वाली हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पर लगने वाला है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वो जो तीन इक्वेशन थी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वी इक्वल टू यू प्लस एटी कमांड होनी चाहिए उसकी। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है उसकी भी कमांड होनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी भी कमांड होनी चाहिए। ओके, तो ये है काइनेमेटिक्स पूरा चैप्टर, बेसिक मैथ्स पूरा चैप्टर। आगे है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स बिना लॉज ऑफ मोशन के तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो मैकेनिक्स का कह लीजिए प्रॉपर जो है, कह लीजिए बेसिक वाला जो चैप्टर है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। सारे के सारे न्यूटन्स के लॉज, सूडो फोर्स, कंस्टेंट रिलेशन। वैसे कंस्टेंट रिलेशन का इतना ज्यादा यूज नहीं है 12th क्लास के अंदर, लेकिन जब लॉज ऑफ मोशन पूरा करेंगे तो कंस्टेंट रिलेशन भी हमें करना ही। ओके, तो ये लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन इंक्लूडेड, ये आपका अगर कमांड पे रहेगा तो इट विल बी बेटर। जब आप 12th में आएंगे तो 12th के अंदर अगर आपकी लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ स्ट्रांग है तो आप उन क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं अटकेंगे जिसके अंदर मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। सो लॉज ऑफ मोशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक है। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन को ढंग से करना है, सुपर कमांड हमारी इस पर होनी चाहिए। हाँ जी, सुपर कमांड। आगे है, देखिए सेंटर ऑफ मास नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन बता रहा हूं। कोलिजन एक सब टॉपिक है, तो हमें इसके अंदर एलएमसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एलएमसी? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें पता होना चाहिए कब लगता है, जब एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रही होती हैं उनका इंपल्स जीरो है तो हम जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। कोलिजन्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि उसमें कैसे हम ई की इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो ये जो है सब टॉपिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी पावर के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत इस्तेमाल। सो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपकी कमांड पे होनी चाहिए। क्या होती है ये, साथ साथ बता भी देता हूं, बहुत ही सिंपल है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल मैग्नेटिक्स में भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होगा, बहुत जगह होने वाला है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। बाकी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारा का सारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है ना, फील्ड एंड पोटेंशियल। जैसे अभी तो आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड नहीं जानते होंगे, तो कंजर्वेटिव फोर्स कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई है और उसमें और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ मैं लिख भी देता हूं क्या रिलेशन होता है। तो एफ कंजर्वेटिव जो होती है, जैसे एफ आर, तो दैट इज माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो ये है कंपोनेंट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग डी आर वैक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो ये जो है कमांड पे रखना है। ओके, क्लियर है। तो काइंड ऑफ पूरा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है ये, कमेंट करके बताएंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, वो आपने सोचना है। ओके, चलिए आगे है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहां पर मैंने आपका सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम जो है वो कर लीजिए। टॉर्क निकालना जिसके अंदर आपको आना चाहिए, टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि रॉड है, उसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो टॉर्क निकालना आना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम के ऊपर सेंटर मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आ रहा है, नेट फोर्स जो है सिस्टम पर जीरो है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स जीरो, उसकी क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एफबीडी बनाना आपने लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी सीख ही लिया है, तो उसी का एक फर्दर एप्लीकेशन है। तो रोटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि फोर्सेस को बैलेंस करना, टॉर्क को बैलेंस करना, टॉर्क जो है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एसएचएम, यानी कि सर फ्लूइड्स स्किप कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स स्किप, इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोकेमिस्ट्री है, बट मैं यहां पर अभी उनको हटा रहा हूं, ठीक है। तो हमें एसएचएम जो है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। टाइम कम है ना भाई, अगर टाइम होता है बहुत सारा तो हम सब कुछ ही कर लेते, तो हमारे पास अभी टाइम कम है, तो हम यहां पर एसएचएम जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का एसएचएम में जो है पूछा जा सकता है, मतलब एसएचएम का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो जैसे ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि 11th के स्टूडेंट्स अभी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो डोंट वरी, समझ तो गए हो आप कि करना है, ठीक है। एसएचएम जो है वो करना है, 12th के अंदर इसका यूज है। तो देखिए 12th के अंदर एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि ये डायपोल है और यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं तो इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसके अंदर पूरा का पूरा इस्तेमाल एसएचएम का है। तो ये एसएचएम जो है वहां पर 12th में यूज होगा। अगर आपका एसएचएम क्लियर नहीं है तो 12th के अंदर उन क्वेश्चंस के अंदर जहां पे डायपोल के ऑसिलेशंस पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अपना एसएचएम सुपर स्ट्रांग करना है, पूरा चैप्टर, ठीक है। तो पूरा चैप्टर है इसके अंदर, तो पूरी मैकेनिक्स की आपकी रिवीजन भी यहां से होगी। ओके, और अगर ये एसएचएम आपका स्ट्रांग हो रहा है तो एक तरीके से आप मैकेनिक्स में भी सुपर स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेव्स। जी हाँ, वेव्स, लेकिन अब इस वेव्स का कहां पर इस्तेमाल है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, वहां पर इसका इस्तेमाल है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल, जैसे एसएचएम का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे, मैग्नेटिक्स के अंदर देखेंगे, डायपोल ऑसिलेशंस के अंदर, और एसी चैप्टर के अंदर भी एसएचएम का इस्तेमाल होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। वहां पर आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम का अच्छा खासा वहां पर यूज आप देखेंगे। सिमिलरली ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में वेव लगा है तो पूरा का पूरा जो है वेव का यूज वहां पर हो रहा है, लेकिन हाँ उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा वेव चैप्टर को थोड़ा छोटा करके इक्वेशन ऑफ वेव जो होती है, बेसिक्स ऑफ वेव, वेव की इक्वेशन कैसी होती है, जैसे मैं लिख के बताता हूँ। y इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड होता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एम्पलीट्यूड है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये जो है इक्वेशंस जो है ये आपको क्लियर रहे, और इसका इस्तेमाल कहां पर होने वाला है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, क्लियर है। सो दीज आर दी टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th, गिने चुने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इनको आप कर लीजिए सुपर स्ट्रॉन्ग, और 12th आपका जो है बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज
ट्वेल्थ के अंदर जहां जहां इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी, आपके पहले से टॉपिक ये स्ट्रांग होंगे, तो यू विल नॉट स्ट्रगल इन क्लास 12th. ओके, so best of luck for your future. That's all from my side. Thank you for watching this video. Okay students, bye.